हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं एंटी एंजाइनल ड्रग्स के बारे में, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्यों इंपॉर्टेंट होने वाला है? पहली बात तो आपके एग्जाम में जनरल ये पूछा जा सकता है कि एंटी एंजाइनल ड्रग की क्लासिफिकेशन के बारे में पूछिए, वो इस वीडियो में डिस्कस होगी। मैकेनिज्म के बारे में डिस्कस होगी। और दूसरी बात क्या होती है कि आपके डेली लाइफ के लिए भी ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपको हार्ट अटैक होता है, कार्डियक अरेस्ट होता है, ठीक है, यही एंजाइना पेक्टोरिस जो होती है उससे कॉज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और यही एंजाइना पेक्टोरिस मतलब इन्हीं आर्टरीज का ऑपरेशन, जिसको बाईपास सर्जरी बोली जाती है, इन्हीं एंजाइना पेक्टोरिस में बाईपास सर्जरी की जाती है, जिसके वजह से आपका जो हार्ट अटैक और या ब्लड फ्लो की जो रेट होती है वो आपकी बराबर फ्रीक्वेंट फ्लो में चलती रहती है। तो सबसे पहले ये हम समझ लेते हैं कि एंजाइना पेक्टोरिस होता क्या है। आप जैसा जानते हैं कि आपकी आर्टरीज पाई जाती है, आर्टरीज में आपका ब्लड फ्लो होता है। तो जो आपकी आर्टरीज होती है, अगर उसका टाइम टू टाइम उसका रिपेयरिंग होता है, या उस पर कोई भी कोलेस्ट्रॉल लेवल नहीं जमता है, या उस पर एलडीएल लेवल नहीं बढ़ता है, या उसमें कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस जाकर ऐड नहीं होता है, या उस पर अपना जमावड़ा नहीं दिखाता है, तो वो अपने ब्लड को नॉर्मल फ्लो रेट और नॉर्मल टाइमिंग पे वो क्या करती जाएगी, फ्लो करती जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपकी आर्टरीज है और यहाँ से आपकी ब्लड फ्लो हो गई। लेकिन अब क्या हो कि आपकी आर्टरी श्रिंक हो जाए। श्रिंक का मतलब आप समझिए कि एक स्थान पे जाकर के वो क्या हो जाए, संकरी हो जाए, मतलब पतली हो जाए। तो क्या होगा कि आपका जो ब्लड होगा वो तेजी से प्रेशर में जाएगा। अब तेजी से प्रेशर में जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे रूट बंद हो गया, यहाँ पर आप देखिए, इस समझिए कि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल जा रहे हैं और जब यहाँ पे श्रिंक हो गया केवल एक ही मॉलिक्यूल जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो ब्लड क्या करता है, ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को सप्लाई करता है। अब जब यहाँ पर ये ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट को सप्लाई सही मात्रा में नहीं करेगा, तो इसका मतलब क्या है, इस पोजीशन पे आपका जो ऑक्सीजन लेवल और न्यूट्रिएंट लेवल हो जाएगा वो घट जाएगा। इसी को बोलते हैं एंजाइना पेक्टोरिस। और जब आपका ऑक्सीजन लेवल घट जाएगा तो आपको डिफरेंट टाइप के डिजीजेस होने लगेंगे, आपको चेस्ट पेन होने लगेगा आपके नाकों में। उसके सीधा सीधा मतलब समझिए कि आपका जो ब्रेन हो वो भी ब्रेन हैमरेज के चांसेस वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा रहते हैं एंजाइना पेक्टोरिस के केस में। तो अभी आपको ये समझ में आ गया कि एंजाइना पेक्टोरिस होती क्या है। तो अगर हम एंटी एंजाइनल ड्रग की बात करें तो यही जो श्रिंक हुई है, ये जो आर्टरीज हमारी श्रिंक हुई है, यहाँ पर हमारा जो कोलेस्ट्रॉल आ गया है या एलडीएल आ गया है या कुछ भी ऐसे मटेरियल आ गए जिसकी वजह से ये हमारी जो आर्टरी जो श्रिंक हो गई है, इसको क्या करना है कि फिर से डायलेट कर देना है। ठीक है, आज जब डायलेट कर देंगे तो फिर से यहाँ से जैसे एक मॉलिक्यूल निकला तो दो मॉलिक्यूल निकलने लगेगा और ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट की सप्लाई भरपूर मात्रा में होने लगेगी। तो यही मेन कॉज होता है कि इसका एंटी एंजाइनल ड्रग का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यही होता है कि वो आर्टरीज को क्या कर देंगे, रिलैक्स कर देंगे, थोड़ा सा उसको चौड़ा कर देंगे, जिसकी वजह से ब्लड का फ्लो आसानी से होता रहेगा। तो ये बात होगी आपकी एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में। अब बात आती है कि एंजाइना पेक्टोरिस है क्या। ये आपकी इस्केमिक हार्ट डिजीज है। इस्केमिक अगर जहाँ पे नाम आता है तो वहाँ पर आप सीधा सीधा एक मतलब समझिए कि लो लेवल ऑफ द ऑक्सीजन, मतलब आपके ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाना, दैट्स कॉल्ड इस्केमिक हार्ट डिजीज या इस्केमिक लेवल ऑफ द हार्ट। ठीक है, एंड आल्सो न्यूट्रिएंट सप्लाई इन द हार्ट। और क्या होता है कि आपके हार्ट में जो न्यूट्रिएंट का सप्लाई होता है वो भी कम हो जाता है। अब अगर हम इसको डेफिनेशन के टाइप में लिखना चाहें, जैसे कि जो आपको एग्जाम में लिखना है शुरुआत के लाइन में, तो क्या ए टाइप ऑफ दिस चेस्ट पेन, मतलब क्या है कि एक प्रकार का आपका चेस्ट का पेन है जो क्यों होता है, ब्लड फ्लो के रिड्यूज होने के कारण आपके हार्ट में उत्पन्न होता है और आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्ट हो जाने के कारण आपके वहाँ पे क्या होता है, जैसे अब आप आर्टरीज भी आपके तो हाइपरटेंशन भी आपको कॉज हो जाएगा। तो यही कुछ इसके को रिलेट करके पढ़ेंगे आगे चल के जब ड्रग्स के बारे में, तब हम इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, और ये जो पेन होता है आपके नेक, लेफ्ट आर्म, बैक, थ्रोट एंड जॉ, जो कि एक हार्ट अटैक का नॉर्मल माना जाता है कि यहाँ पे पेन होता है, ये आप समझ सकते हैं कि वहाँ पे एंजाइना पेक्टोरिस में आपको पेन होता है। अब दूसरी बात आती है कि एंजाइना पेक्टोरिस के टाइप कितने होते हैं, क्योंकि जब आप टाइप जान पाएंगे उसी के बाद तो आप समझ पाएंगे कि इसमें कौन सी ड्रग काम करेगी, इसमें कौन सी ड्रग काम करेगी, ये किस लेवल का एंजाइना है, किस लेवल का एंजाइना नहीं है। तो जो सबसे पहला होता है वो स्टेबल और क्लासिकल एंजाइना होता है। स्टेबल इसलिए कहा जाता है क्योंकि लॉन्ग टर्म तक चलता है, मतलब अगर आदमी को कॉज भी हो जाता है तो ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, जल्दी उतना अपना इफेक्ट नहीं शो करेगा, लेकिन जिस दिन आपका इफेक्ट शो करेगा उस दिन आपको पक्का है कि हार्ट अटैक आने ही आना है। तो इसको हम समझने से पहले इसको देख लेते हैं कि ये है क्या। ये आपकी एक आर्टरीज है। ठीक है, अब इस आर्टरीज में देखिए कि यहाँ पे ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे मान लीजिए कि आप एग्जांपल के तौर पे कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया, जो ये आप ब्लैक ब्लैक देख रहे हैं, ये मान लीजिए आपकी कोलेस्ट्रॉल जमा हो गया। अब इतने एरिया में कोलेस्ट्रॉल जमा होने के कारण ये इतनी आर्टरीज में स्वेलिंग आ गई। अब जब यहाँ से और यहाँ दोनों तरफ से आर्टरीज में स्वेलिंग आ गई तो जितना ब्लड यहाँ से फ्लो होकर आ रहा था
उससे आधी मात्रा में ब्लड यहाँ से फ्लो होकर जाएगा। अब जब यहाँ से ब्लड फ्लो रेट तो ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन जो ब्लड का अमाउंट होगा वो कम हो जाएगा। अब जब ब्लड का अमाउंट कम हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट लेवल भी आपका वहाँ पे जब भी जहाँ भी जाएगा, जिस भी ऑर्गन पे जाएगा वो कम हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं स्टेबल एंड क्लासिकल एंजाइना। अगर आप इसकी थ्योरी पढ़ना चाहें तो आप सीधा सीधा पैथोफिजियोलॉजी पढ़ लेंगे, तो उसमें आपको इसको डिटेल में दिया हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको केवल मेन चीज़ बता रहा हूँ कि मेन चीज़ क्या होती है कि आर्टरीज में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाने के कारण या कोलेस्ट्रॉल लेवल जम जाने के कारण आर्टरीज क्या होती है, श्रिंक हो जाती है एक पार्टिकुलर स्पेसिफिक एरिया पे, जिसके वजह से जो ऑक्सीजन होता है उसका सप्लाई कम हो जाता है थ्रू दी ब्लड। ये होता है आपका स्टेबल या क्लासिकल एंजाइना। और ये क्या होती है, मोस्ट कॉमन होती है, इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, ये प्रिडिक्टेबल होती है, एंजियोग्राफी के माध्यम से इसका प्रिडिक्शन हो सकता है। एंड प्रूव वर्क ड्यूरिंग द एक्सेसिव स्टेट इमोशन एंड फिजिकल एक्सर्शन, मतलब इसका मतलब क्या है कि जब कोई फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं या इमोशनल हो जाते हैं या क्या कहते हैं स्ट्रेस में आ जाते हैं, तो उसकी वजह से ही एंजाइना पेक्टोरिस होता है। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं तो आपको हार्ट अटैक हो जाता है। तो क्यों होता है कि आप लंबे समय तक ज़्यादा टाइम तक सोचते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको एंजाइना पेक्टोरिस हो जाएगा, और जब एंजाइना पेक्टोरिस होगा तो आपको हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट की भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये होता है स्टेबल एंड क्लासिकल एंजाइना। दूसरा जो टाइप हमारा क्या है, अनस्टेबल एंड एटिपिकल या अनकॉमन एंजाइना। अनकॉमन का मतलब क्या है, ये बहुत ही रेयर केसेस में होता है। इसमें होता है क्या है कि आप रेस्ट पोजीशन में बैठे रहेंगे फिर भी आपको आपके हार्ट में पेन होना है। इसका मतलब क्या है कि 90% आपकी आर्टरी वहाँ पे ब्लॉक हो जाती है, और जब 90% तो जाहिर सी बात है कि वहाँ पर आपको हार्ट अटैक आना ही आना है। ठीक है, इसमें क्या होता है कि केवल एक तरफ की आर्टरीज क्या होती है वो स्वेल कर जाती है। यहाँ पर क्या होता है, एक ही तरफ की आर्टरी यहाँ पे स्वेल कर जाती है, जिसका रीजन क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल। अब ठीक है, यहाँ पे कोलेस्ट्रॉल आपका जम गया या कोई भी एलडीएल जम गया तो ये क्या कहते हैं कि स्वेल हो जाएगी, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, और ये और भी ऊपर जाती है, इतनी ऊपर तक जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपका जो ब्लड वहाँ पे, या ब्लड क्लॉट भी मान सकते हैं आप इसको, ब्लड क्लॉट हो जाएगा। और प्लैग मान लीजिए, इसको प्लैग बोलते हैं, तो प्लैग हो जाएगा, और प्लैग के कारण क्या हो जाएगा, आपका जो फ्लो रेट हो जाएगा वो घट जाएगा। ठीक है, और वहाँ पर आपका सफिशिएंट मात्रा में आपका ब्लड फ्लो नहीं होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, और एक समय आएगा कि आपका ब्रेन हैमरेज भी इसके कारण से हो सकता है। और आखिरी होता है वेरिएंट या प्रिजमेंटल एंजाइना। ये कॉमनली वुमेन्स में होता है। इसमें क्या होता है कि दोनों आर्टरीज, मतलब दोनों तरफ के आर्टरीज में क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है, जिसके वजह से इसको एक नाम से और जाना जाता है, कोरोनरी एडवेंटिया, जिसका मतलब क्या होता है, वैसोस्पाज्म ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज। वैसोस्पाज्म का मतलब, स्पाज्म का मतलब ऐठन, तो इसका मतलब क्या है कि आपकी जो आर्टरीज हो जाएगी वहाँ पे जो उसके विसरल ऑर्गन पाई जाएगी, ये आर्टरीज वहाँ पे स्पाज्म हो जाएगा, मतलब ऐठन हो जाएगी, और जिसकी वजह से अब जब यहाँ पर ऐठन हो गए तो क्या यहाँ से ब्लड फ्लो ज़्यादा मात्रा में जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। इसी की वजह से क्या होता है कि कार्डियक अरेस्ट आ जाता है। तो ये बात हो गई आपकी एंजाइना की। अब बात आती है कि एंजाइना को आप ट्रीट कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम मेनली दो टाइप के ड्रग के बारे में बात करेंगे, एक नाइट्रेट कंपाउंड और दूसरा आपका बीटा ब्लॉकर एंटागोनिस्ट। क्योंकि अभी तक हमने कैल्शियम चैनल जिसमें वेनाबिलिन, नेफिडिन, ठीक हो, निमोडिपाइन होता है, ठीक है, इन सबको हमने डिस्कस कर लिया, पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर को भी। और ये मिसलिनियस टाइप के ड्रग आती है जिसमें एंटीप्लेटलेट का प्लेटलेट का मतलब क्या होता है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, जो क्या करता है आपका प्लैग बना देता है, और जो एस्पायरिन या डाइपरिमिडोल होता है वो क्या करता है कि उस प्लैग को क्या करता है, खत्म कर देता है, मतलब क्या करता है, उसको धीरे धीरे गला देता है, तो उसमें काम आती है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन इसके बारे में हम जब नेक्स्ट जब हमारी थर्ड यूनिट आएगी तो वहां पर इसके बारे में डिटेल डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। ठीक है, तो इस वीडियो में हम पोटेशियम चैनल एक्टिवेटर, ठीक है, एंड कैल्शियम चैनल ब्लॉकर ये डिस्कस नहीं करने वाले, क्योंकि इसको हमने पिछली वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में बारे में। तो नाइट्रेट कंपाउंड में आपके शॉर्ट एक्टिंग और लॉन्ग एक्टिंग आएंगे। शॉर्ट एक्टिंग में ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन जो कि आपकी सबसे कॉमन ड्रग है, जो जनरली जो डॉक्टर फिजिशियन होते हैं वो यही प्रिस्क्राइब करते हैं। दूसरी जो आपको होती है एमाइल नाइट्रेट, इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, इसलिए इसका यूज नहीं किया जाता है। और जो ट्राइनाइट्रोग्लिसराइड होती है ये आपके टाइप जो स्टेबल एंजाइना होती है उसमें दी जाती है। उसके बाद लॉन्ग एक्टिंग, जिसमें लॉन्ग एक्टिंग कंपाउंड जैसे नाइट्रेट कंपाउंड हो गया, उसमें आता है आइसोसॉर्बेट मोनोनाइट्रेट, आइसोसॉर्बेट डाइनाइट्रेट, ठीक है। उसके बाद एरिथ्रियल टेट्रानाइट्रेट, ये सारी जो ड्रग होती हैं ये सब प्रो लॉन्ग एक्टिंग होते हैं, मतलब ज़्यादा समय के लिए आपके बॉडी के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। इसी के लिए इसका जो यूज किया जाता है अनस्टेबल एंजाइना या जो वैसोस्पाज्म ऑफ द एंजाइना होता है, जो खास करके वुमेन्स में होता है, उनमें किया जाता है। उसके बाद बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट जैसे प्रोपेनोल हो गया, नेडोलॉल हो गया, एटिनोलॉल हो गया,
उसके बाद मेटोप्रोलोल हो गया एंड बिसोप्रोल। ये ऑलरेडी आपने ड्रग्स एक बार पढ़ चुके हैं, कहाँ पर अपने नर्वस सिस्टम में ये ड्रग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि ये हार्ट के ऊपर कैसे काम करती है। तो सबसे पहला मैकेनिज्म जो हमारा आता है ड्रग्स का वो नाइट्रेट कंपाउंड। तो सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि एंटी एंजाइनल ड्रग होती क्या है। दी एजेंट या ड्रग मतलब ऐसी ड्रग या ऐसे एजेंट जो एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करते हो या उसके सिम्टम्स को दूर करते हो या उसको ठीक करते हो, जिस भाषा में आप समझना चाहें उस भाषा में आप समझिए, उसको क्या बोलते हैं हम, एंटी एंजाइनल ड्रग। एक बार फिर से, ऐसी ड्रग जो कि एंजाइना पेक्टोरिस के ट्रीटमेंट में यूज की जाती है या एंजाइना पेक्टोरिस को ट्रीट करती है, उसको आप क्या बोलते हैं, एंटी एंजाइनल ड्रग। तो सबसे पहले आपकी हेडिंग यही होनी चाहिए आपके एग्जाम के, जब आप एग्जाम लिखेंगे। दूसरी हेडिंग आपकी क्या होनी चाहिए कि आपको उसका मैकेनिज्म लिखना है। जैसे आपने पहला बता दिया कि नाइट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब नाइट्रेट ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्या, किस टाइप की है, ये आपकी एक वैसोडाइलेटर टाइप की ड्रग है। वैसोडाइलेटर का मतलब क्या होता है कि जो आर्टरीज को डायलेट कर दे। आर्टरीज को डायलेट करने का तात्पर्य यह है कि जो आपकी डायलेट मतलब जो आपकी आर्टरी जो श्रिंक हो गई थी, मतलब वो क्या हो गया, बीच में चपटी हो गई थी, उसको क्या कहते हैं, डायलेट करके उसको और चौड़ी कर देंगे। अब जब चौड़ी हो जाएगा तो वहाँ से ब्लड फ्लो रेट आसानी से जाएगा, ब्लड फ्लो होने लगेगा, ऑक्सीजन की जो डिमांड होगी वो अभी आपकी कंप्लीट हो जाएगी और आपका एंजाइना क्या जगह ट्रीट हो जाएगा। तो यही होता है नाइट्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में। अब इसके मैकेनिज्म के हम इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के बारे में बात करते हैं। मतलब जो ड्रग हम एंटी एंजाइनल के तौर पर यूज कर रहे हैं जिसका क्या नाम है, नाइट्रेट या ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसके मैकेनिज्म के बारे में बात करते हैं। तो इसमें आपने दो ड्रग पढ़ी है, शॉर्ट एक्टिंग, लॉन्ग एक्टिंग, तो दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये मैकेनिज्म। आप किस मतलब दोनों ड्रग के लिए, तो एग्जांपल के तौर पे आपने क्या ले लिया, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन ले लिया। अब जब वो ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन आपके ब्लड में जाकर मिला तो उसने क्या किया, नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन स्टिमुलेट कर दिया। अब जब वहाँ पर ब्लड में आपके नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रोडक्शन होने लगा तो जो आपका इनएक्टिव ग्वानिलिन साइक्लेज है वो किस में चेंज हो जाएगा, एक्टिव ग्वानिलिन साइक्लेज में चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो आपका एक्टिव ग्वानिलिन साइक्लेज होता है वो सीजीएमपी जो कि एक आपका सेकेंडरी न्यूरोट्रांसमीटर है उसके प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझिए कि अगर जीएमपी या सीजीएमपी का लेवल बढ़ जाता है तो आपके आर्टरीज के ऊपर या कैल्शियम चैनल के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। अगर आपका सीजीएमपी लेवल बढ़ा तो क्या करेगा, वो कैल्शियम का डीफॉस्फोरिलेशन करा देगा। अब जब वो कैल्शियम का डीफॉस्फोरिलेशन करा देगा तो क्या करेगा, आपकी जो बॉडी या ब्लड में जो कैल्शियम का लेवल होगा वो घट जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो हमारे सीजीएमपी होते हैं वो कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करते हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आया कि अगर आपका सीजीएमपी बढ़ेगा, प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो क्या करेगा, कैल्शियम चैनल को ब्लॉक करेगा। अब आगे समझिए क्या होता है। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि इंक्रीज द सीजीएमपी लेवल कॉज। अब ठीक है, अब क्या होगा कि अगर सीजीएमपी लेवल मतलब आपका ग्वानिलिन मोनोफॉस्फेट लेवल आपका बढ़ा तो क्या होगा। ठीक है, क्या होगा, सबसे पहला क्या होगा कि जो कैल्शियम एंट्री है, भाई आप सीधा सीधा बोले कि जो कैल्शियम चैनल है उसको ब्लॉक कर देगा या डिक्रीज कर देगा। अब जब डिक्रीज कर देगा तो सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम से जाकर बाइंड अप नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से वहाँ की मसल्स कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर पाएगी। इसका मतलब वहाँ की मसल्स रिलैक्स हो गई। ये आपने एक मैकेनिज्म जान लिया। अब दूसरा मतलब समझिए कि अगर सीजीएमपी का लेवल बढ़ता है तो जो आपका फॉस्फोरेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज है वो डीफॉस्फोरिलेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज में बदल जाएंगे। तो अगर आप इसको तो नॉर्मली बुक में नहीं मिलेगा, आपको इसको गूगल करना पड़ेगा कि फॉस्फोरेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या है और डीफॉस्फोरेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज क्या है। तो जो फॉस्फोरेटेड मायोसिन लाइट चैनल काइनेज होता है वो क्या करता है, कैल्शियम चैनल जो होता है उसको खोल देता है, मतलब ओपन कर देता है, जिसके वजह से कैल्शियम का इन्फ्लेक्स एक्सप्लेस ईसीएफ एंड आईसीएफ में होने लगता है। और जब वो डीफॉस्फोरेटेड में चेंज हो जाता है तो वही क्या करता है, कैल्शियम चैनल को इनहिबिट कर देता है या वहाँ पे ब्लॉकेज लगा देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का जो लेवल होता है वो आईसीएफ में नहीं बढ़ता है और ईसीएफ में बढ़ जाता है। अब चूंकि वो ईसीएफ मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर जंक्शन में बढ़ जाएगा तो वह जाकर आईसीएफ फ्लूइड में जाके मिलेगा, और जब आईसीएफ फ्लूइड में जाके मिलेगा वो डायरेक्ट आपकी बॉडी से वेस्ट मटेरियल के तौर पर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कैल्शियम चैनल का आपके बॉडी में क्या हो या आपके ब्लड में क्या हुआ, लेवल जो है वो डिक्रीज हो गया। अब तीसरा कॉज क्या करेगा, जब उसका कैल्शियम चैनल डिक्रीज हो जाएगा तो वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कम बाइंड करेगा। अब जब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से भी कम बाइंड करेगा तो आपका जो स्मूथ मसल्स होगी वो रिलैक्स हो जाएगा, और जब आपकी स्मूथ मसल रिलैक्स हो जाएगी तो वहाँ पर जो ब्लड होगा वो आसानी से फ्लो करता हुआ चला जाएगा।
तो एक बार हम फिर से इसको रिवर्स करते हैं कि होता क्या है। जो आपकी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं वो क्या करती है, नाइट्रिक ऑक्साइड के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करती है, और जो नाइट्रिक ऑक्साइड होती है वो इनएक्टिव ग्वानिल साइक्लेज को क्या एक्टिव ग्वानिल साइक्लेज में कन्वर्ट करती है, और जो एक्टिव ग्वानिल साइक्लेज होती है वो क्या करती है, सीजीएमपी का प्रोडक्शन को इंक्रीज करती है। और जो सीजीएमपी का प्रोडक्शन जब ज़्यादा हो जाता है तो वो दो काम करता है। क्या, पहला काम करता है कि कैल्शियम चैनल का जो चैनल होता है उसको ब्लॉक कर देता है, जिसकी वजह से कैल्शियम का इन्फ्लक्स नहीं हो पाता है। दूसरा काम क्या करता है कि फास्फोरिलेटेड मायोसिन लाइट चैन काइनेज, जो कि कैल्शियम चैनल की एंट्री एंड ओपनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, उसको डीफास्फोरिलेटेड मायोसिन लाइट चेन काइनेज में बदल देता है, जो क्या करता है कि कैल्शियम चैनल को ब्लॉक कर देता है। अब जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक हो जाता है तो कैल्शियम आपका आईसीएफ मतलब मायोकार्डियल टिश्यू या मायोकार्डियल जो भी आपका वहाँ पे एंजाइना प्रोक्टिस आर्टरी, जब वहाँ पे नहीं जा पाएगा। अब जब वहाँ से कैल्शियम नहीं जा पाएगा तो वो सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम से जाकर बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जब सार्कोप्लाज्मी रेटिकुलम से कैल्शियम आपका बाइंड नहीं कर पाएगा तो आपकी वहाँ की जो मसल्स होगी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगी। इसका मतलब वहाँ पर आपकी स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाएगी। अब यही हमको कराना था कि जो हमारी आर्टरीज में जो आपका मतलब कॉन्ट्रैक्शन आ गया था, जो उसमें संकरी हो गई थी, उसको क्या डायलेट कर देगी, जिसकी वजह से जो आपका ब्लड फ्लो होगा वो सफिशिएंट अमाउंट में होने लगेगा, और आपकी ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट की सप्लाई सफिशिएंट अमाउंट में एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में होने लगेगी। तो ये था जनरल मैकेनिज्म। हाँ, ये थोड़ा हार्ड भी है, लेकिन मैंने आपको समझाने की कोशिश की हुई है। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आता है तो एक बार हमको कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं ये जो नोट्स है इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आपको और बताने की कोशिश करूंगा। अब बात आती है कि इसके फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की क्या बात होती है। मतलब जो आप ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन या एमाइल नाइट्रेट या आइसोसॉर्बिड ट्राई नाइट्रेट आप यूज कर रहे हैं, उसका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट क्या होगा आपके बॉडी के ऊपर या आपके कोरोनरी आर्टरी के ऊपर या हार्ट के ऊपर या किडनी के ऊपर ईटीसी वगैरह। ठीक है, तो सबसे पहले जो इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा वो कोरोनरी सर्कुलेशन पे देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक हम यही उसका जो फार्माकोलॉजिकल एक्शन यही पढ़ते आ रहे हैं कि क्या करता है कि जो आपकी आर्टरीज है उसकी मसल्स को ये रिलैक्स कर देगा। अब जब रिलैक्स कर देगा तो मैक्सिमम क्वांटिटी में वहां से ब्लड फ्लो होने लगेगा। अब जब ब्लड फ्लो होने लगेगा तो आपको क्या, हाइपरपॉक्सिया, हाइपोपॉक्सिया से हाइपरपॉक्सिया मतलब ऑक्सीजन का लेवल आपके अंदर बढ़ जाएगा, जिसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर एनर्जी आ जाएगी। अब ऑन हार्ट, हार्ट के ऊपर क्या करता है, रिडक्शन ऑफ द प्रीलोड। प्रीलोड आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है कि जो ब्लड मतलब जो आपके हार्ट के ऊपर डायलेशन कॉन्ट्रैक्शन के वक्त जो लोड पड़ता है उसी को प्रीलोड एंड आफ्टर लोड बोलते हैं। तो रिडक्शन ऑफ द प्रीलोड, ये क्या करते हैं, प्रीलोड को रिडक्ट कर देता है। कैसे, देखो डायलेशन ऑफ द वेन्स, मतलब ये वेन्स को डायलेट कर देंगे। अब जब डायलेट को मतलब वेन्स को डायलेट कर देंगे तो उसमें से जो ब्लड फ्लो की प्रॉपर्टी हो जाएगी वो ईजिली होने लगेगी। मतलब उसमें किसी भी प्रकार का जब कॉन्ट्रैक्शन देखने को नहीं मिलेगा तो अब वो हमारा डायरेक्ट क्या हो जाएगा कि सिंपली आप ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्या करेगा, अगर ये इतनी चौड़ी आर्टरीज है तो इसको इतने में बदल देगा। अब यहाँ से आपका जो ब्लड होगा ज़्यादा अमाउंट में आपका फ्लो होगा इसके मुकाबले। ठीक है, तो यही होता है कि प्रीलोड को घटा देता है। अब वो क्या करेगा, पूलिंग ऑफ द ब्लड। पूलिंग ऑफ द ब्लड का क्या मतलब होता है कि जो ब्लड होता है एक पार्टिकुलर रीजन में या बॉडी के एक पार्टिकुलर पार्ट में, जैसे लेग हो गया, एंकल हो गया, फीट हो गया, वहाँ पे कलेक्ट कर देता है, जिसके वजह से इसका जो मतलब प्रीलोड होता है वो रिडक्ट हो जाता है और लेस ऑक्सीजन की डिमांड वहाँ पे पाई जाती है। अब इसका अगर हम दूसरे फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट की बात करें तो रिडक्शन ऑफ द आफ्टर लोड। आफ्टर लोड का मतलब क्या होता है कि अगर आप ऑर्गेनिक नाइट्रेट को या नाइट्रेट ड्रग्स को अगर आप हायर डोज में लेते हैं तो क्या करते हैं, आर्टरीज का डायलेशन कर देती है। और जब आर्टरीज का डायलेशन हो जाएगा तो जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होता है, मतलब जो आर्टरीज में जो रेजिस्टेंस होता है कि ब्लड फ्लो को वो रोकती है, जिसकी वजह से आपकी आर्टरी वॉल पे प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर काउंट होता है, उसको क्या करेंगे, डिक्रीज कर देंगे। अब जब वो डिक्रीज करेंगे तो आपका आफ्टर लोड है मायोकार्डियल वॉल टेंशन भी आपका डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर जो अगर हाइपर टेंशन की कंडीशन भी वहाँ पर आपको ट्रीट करने का मौका मिल जाएगा। एंड ऑन पेरीफेरल ब्लड सर्कुलेशन, और ये क्या, पेरीफेरल ब्लड सर्कुलेशन में इसका क्या इफेक्ट होता है, डायलेशन ऑफ द क्यूटेरियस एंड मेनिंजाइल वैसा, मतलब जो आपको क्यूटेनियस पे इंजेक्शन लगता है, समझ सकते हैं आप, वहाँ का जो मसल्स होती है वो डायलेट कर जाता है। कॉज फेशियल फ्लशिंग एंड दी हेडेक, जिसका कॉज क्या होता है, मतलब आपका इफेक्ट क्या होता है, आपको हेडेक होने लगेगा या फ्लशिंग टाइप के होने, मतलब फेशियल जो फीकल मटेरियल आपका पानी लैट्रिन जिसको बोलते हैं वो होने लगेगी आपको। तो ये हो गया आपका फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ द ऑर्गेनिक नाइट्रेट्स ऑन द डिफरेंट
ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन का जो रूट ऑफ द ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन रूट है वो क्या है, सबलिंगुअल, ठीक है। इसलिए इसको बोला जाता है कि इसको डायग्नोसिस ड्रग भी बोला जाता है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास, फिजिशियन के पास या किसी कार्डियक स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, तो आपको एक ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन की टैबलेट देता है जिसको आपका सबलिंगुअल रूट पर रखना होता है। उसके बाद क्या करता है, उसको डायग्नोस करता है कि आपको कुछ वहाँ पे पेन घटा या नहीं घटा, ठीक है। इसलिए इसको बोलता है डायग्नोसिस ड्रग के नाम से भी जाना जाता है। ये बात आप अपने मन में बैठा के रखिएगा। और रूट ऑफ द एलिमिनेशन क्या है, लीवर एंड द बाइल डक्ट, सभी ड्रग्स का एक ही है। उसके बाद एमाइल नाइट्रेट जो कि आपके शॉर्ट एक्टिंग ड्रग है, वो उसका भी टी हाफ 5 से 6 मिनट होता है, ओरल रूट से ली जाती है। इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन होता है वो 10 to 20 mg होता है। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है आइसोसॉर्बिट डाइनाइट्रेट, जिसका जो टी हाफ होता है 1 घंटा होता है, और जिसका जो रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वो भी सबलिंगुअल होता है, ठीक है। 5 से 10 mg ली जाती है। आइसोसॉर्बिट मोनोनाइट्रेट जिसका हाफ लाइफ 5 घंटा होता है, ओरली ली जाती है। उसके बाद आती है आपकी एरिथ्रिट्रिल टेट्रानाइट्रेट, जिसको ओरली लिया जाता है। इसका हाफ लाइफ अभी कंफर्म नहीं हो पाया है, कंफर्म होती मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके बता दूंगा। उसके बाद नेक्स्ट ड्रग आती है पेंटा एरिट्रॉल टेट्रानाइट्रेट, जिसकी हाफ लाइफ 4 से 5 घंटा होती है, और इसका रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होता है, ओरल होता है। बाकी सबका रूट और एलिमिनेशन क्या होता है, लीवर एंड बाइल डक्ट के थ्रू से। अब बात आती है ड्रग इंट्रेक्शन की। तो अगर आप ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन या ऑर्गेनिक नाइट्रेट की किसी भी टाइप की ड्रग को आप लेते हैं, उसके साथ आप क्या लेते हैं, सिल्डेफिनिड, जिसको आप क्या बोलते हैं, फास्फोडाइस्टीरेज, ठीक है, जो क्या होती है आपकी एक कैटेगरी की ड्रग होती है। सिल्फोडिमर मतलब वाइग्रा टाइप की ड्रग होती है। वो क्या करती है, आपको हाइपोटेंशन, मायोकार्डियल इन्फेक्शन या आफ्टर ऑल आपकी डेथ हो जाती है। इसलिए इन दोनों ड्रग्स का कॉम्बिनेशन कभी नहीं लेना चाहिए। उसके बाद अगर इसकी एडवर्स ड्रग रिएक्शन की बात करें तो फेशियल फ्लशिंग हो सकता है, ठीक है। पाल्पिटेशन का मतलब कि आपकी धड़कन तेज हो सकती है। डिजीनेस, आपको मतलब डिजीनेस मतलब जो समझ सकते हैं ना कि एनाग्जाइटी फील हो सकती है, वीकनेस हो सकता है, इसके टॉलरेंस देखने को मिल सकता है, एंड इसके ऊपर आप डिपेंड हो जाएंगे। उसके बाद इसके थेराप्यूटिक यूज तो एंजाइना पेक्टोरिस, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, मायोकार्डियल इन्फेक्शन, प्रोफाइलेक्सिस ऑफ द साइनाइड पॉइजनिंग, इन सब में इसका यूज किया जाता है, इन सबके ट्रीटमेंट में। अब उसके आती है बात बीटा रिसेप्टर एंटागोनिस्ट की, जो कि आपने नर्वस सिस्टम में भी पढ़ा हुआ है, एडिनर्जिक सिस्टम में, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर काम कैसे करता है इसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि नॉर्मल फ्लो ऑफ द ब्लड इन द आर्टरी किस टाइप से होता है। ये आपकी आर्टरीज है और यहाँ से आपकी ब्लड फ्लो हो रही है, ठीक है। अब चूंकि जो बीटा रिसेप्टर होता है, जिसका नाम जो किससे रिलेट होता है, आपके सिंपैथिक नर्वस सिस्टम से, और जो सिंपैथिक नर्वस सिस्टम होता है वो क्या फाइट एंड फ्लाइट की कंडीशन कॉज करता है। फाइट एंड फाइट के कंडीशन में क्या होता है कि आपकी जो मसल्स होती है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि वो क्या होता है, श्रिंक, मतलब आप समझ सकते हैं, श्रिंक मतलब क्या होता है, पतली हो जाती है, ठीक है। तो इसी को हमको क्या होता है, बीटा ब्लॉकर के माध्यम से रोकना होता है। तो आप जनरल टर्म में समझिए कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम में 2 न्यूरोट्रांसमीटर एड्रेनलिन और नॉन होते हैं, जो कि बीटा रिसेप्टर से जाके बाइंड करते हैं और आपके मसल्स कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। अब हमको ऐसी ड्रग देनी है कि एड्रेनालिन एंड नॉन एड्रेनालिन आपके बीटा रिसेप्टर से बाइंड ना हो। अब जब बीटा रिसेप्टर से बाइंड नहीं होगी तो आपकी आर्टरीज या मसल्स, जहाँ भी कार्डियक मसल्स होगी, वहाँ पे रिलैक्सेशन कॉज हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंपैथिक नर्वस सिस्टम जो होता है आपके मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम इसको ही रोक देंगे तो सीधी सीधी बात है कि वहाँ पे बीटा रिसेप्टर से एंटागोनिस्ट लगा देंगे, जिसकी वजह से एड्रेनलिन नॉन एड्रेनलिन टाइप की ड्रग वहाँ पे जाके बाइंड अप नहीं कर पाएगी, और आपका जो मसल्स होगा वो क्या कहें, कॉन्ट्रैक्शन की जगह रिलैक्सेशन कर जाएगा। वही यहाँ पे ये चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो बीटा ब्लॉकर का भी वही लिखा है कि दो एजेंट व्हिच ब्लॉक द बीटा रिसेप्टर एंड कॉज डायलेशन रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स कॉल्ड बीटा ब्लॉकर। अब मेन बात आती है इसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को समझने में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने ड्रग ले लिया, प्रोपेनोनॉल हो गया, ठीक है। तो प्रोपेनोनॉल या किसी भी टाइप की, चाहे एटिनोनॉल या मेटोप्रिलोल ले लिया आपने, ठीक है, वो क्या करते हैं, बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी। अब जब वो बीटा रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगी, जो आपकी बॉडी के अंदर एडेनाइड साइक्लेज एंजाइम होता है उसका इनहिबिशन हो जाएगा, जो कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। अब जब एडेनाइड साइक्लेज एंजाइम का इनहिबिशन हो जाएगा तो आपकी बॉडी के अंदर CAMP, जो कि क्या है, आपका एडिनर्जिक प्राइमरी न्यूरोट्रांसमीटर है, उसका लेवल घट जाएगा। अब जब इसका लेवल घट जाएगा तो आपके बॉडी के अंदर, जो आपके इंटरसेल्युलर के अंदर जो कैल्शियम का लेवल होगा वो भी घट जाएगा। क्योंकि अभी तक हम ये समझते आ रहे हैं कि जो कैल्शियम होता है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर बाइंड करता है और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन करवाता है। अब जब यहाँ पर कैल्शियम के सिंथेसिस या रिलीजेशन कम हो जाएगा तो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जाकर बाइंड नहीं कर पाएगा। अब जब कैल्शियम आपका यहाँ पे कम हो जाएगा तो वहाँ पर आपकी जो मसल्स या आर्टरी होगी वहाँ पे रिलैक्सेशन आ जाएगा। इसी को बोलते हैं नेगेटिव क्रोनोट्रोपिक एंड आइनोट्रोपिक इफेक्ट, जो क्या काम करेगा, आपके डिक्रीज मायोकार्डियल ऑक्सीजन डिमांड को डिक्रीज कर देगा और आपको जो एंजाइना हुआ रहेगा उससे आपको रिलीव कर देगा। तो यही होता है बीटा ब्लॉकर का सीधा सीधा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, जो कि आपने
4th सेमेस्टर में भी पढ़ा हुआ है इसके बारे में, ठीक है। हमने भी इसको मेडिसिनल केमिस्ट्री के अंतर्गत बताया था कि कैसे ये काम करता है। उसके बाद बात आती है कि फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट के बारे में, कि ये हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम पे क्या काम करता है। तो अभी तक आपने तुरंत जाना कि क्या करता है, हार्ट रेट को डिक्रीज करेगा, कार्डियक आउटपुट को डिक्रीज करेगा, ब्लड प्रेशर को भी डिक्रीज करेगा एंड पेरिफेरल रेजिस्टेंस को भी डिक्रीज करेगा। क्यों? क्योंकि ये आर्टरीज को डायलेट करता है, ना कि कॉन्ट्रैक्ट करता है। उसके बाद ऑन किडनी डिक्रीज द सिंथेसिस ऑफ द रेनिन फ्रॉम द किडनी। अब वहाँ पे रेनिन का सिक्रेशन कम होगा तो रेनिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम आपने पढ़ा होगा, जो कि हाइपरटेंशन में आपको बताया था, वहाँ भी कम हो जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका इंक्रीज बीपी होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पर आप क्या समझ लिख सकते हैं कि इसको हाइपरटेंशन में भी इसका यूज किया जाता है। ऑन रिस्पायरेटरी सिस्टम, ये रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या करता है, क्योंकि जो बीटा रिसेप्टर होता है, जो उसका नेचर होता है वो क्या होता है, एक मतलब इनहिबिटर की तरह काम करता है, ठीक है। तो अगर वहाँ पे इनहिबिशन कम कर देगा तो सीधी सीधी बात है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका कॉन्ट्रैक्शन कर जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्रोंकल अस्थमा या क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज भी कॉज हो सकती है। उसके बाद एज एंटीसाइकोटिक एजेंट सिनेस के तौर पे भी इसका यूज किया जाता है, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ऑन आइज डिक्रीज द एक्वस ह्यूमर लीड टू ग्लाउकोमा, ये क्या करता है कि आपके आंखों में एक्वस ह्यूमर का सिक्रेशन कम कर देता है, जिसकी वजह से आपको ग्लाउकोमा कॉज हो जाता है। एंड डिक्रीज द मेनालिन इन द नाइट, मतलब मेनालिन का सिक्रेशन जो होता है मतलब नाइट में वो भी कम हो जाता है। इनहिबिट द प्लेटलेट एग्रीगेशन, मतलब प्लेटलेट एग्रीगेशन जिसकी वजह से प्लैक बन जाता है और आपके मतलब आर्टरीज में क्या होता है, प्लैक बन जाता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाता है, उसको भी इनहिबिट कर देता है। एंड इनहिबिट द रिलैक्सेशन ऑफ द यूटेरस, जो यूटेरस का रिलैक्सेशन होता है इसको भी ये इनहिबिट करता है, इसलिए इसको प्रेगनेंसी के टाइम पे इसको नहीं दिया जाता है। अब इसमें ड्रग्स की ना बात आती है तो इसमें प्रोपेनानॉल हो गया, ठीक है। प्रोपेनानॉल की जो हाफ लाइफ होती है 2 से 3 घंटा होती है। इसका एडमिनिस्ट्रेशन आप ओरली लेते हैं, एलिमिनेशन सारे का सारा यूरिन एंड लीवर के माध्यम से होता है, ठीक है। इंट्रैक्शन की बात करें तो इंसुलिन अगर बीटा ब्लॉकर के साथ आप लेते हैं तो वो क्या कर देगा, इंसुलिन के एक्शन को शो नहीं करने देगा, ठीक है। और इसकी अगर एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो ब्रेडिकार्डिया, डिजीनेस, फैटिगो, लाइट हेडेक एंड स्टोमक पेन कॉज हो सकता है। और यूजेस इसका एंजाइना पेक्टोरिस एंड हाइपरटेंशन में हो सकता है। उसके बाद एंडोल हो गया, उसमें 20 से 24 घंटा इसकी हाफ लाइफ होती है। एटिनॉल का भी हाफ लाइफ 6 घंटे होती है और मेटाट्रोपाल के 3 से 4 घंटा होती है। बिसोट्रोपाल का भी कंफर्म नहीं है, अगर कंफर्म होती है मैं आपको कमेंट सेक्शन में पिन करके मैसेज दे दूंगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आई, अगर पूरा मैकेनिज्म आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करके हमको जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो फ्रॉम द लेटेस्ट लर्न फार्मेसी। नोट्स आज टेलीग्राम पे अपलोड होने वाली है हाइपरटेंशन वाली, तो आप लोग जाके डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा।